मैं मोहित कपूर जगुका संस्थान जयपुर से आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि दोस्तों आपको पता है, मैंने मेरा पिछला वीडियो डाला था जिसमें इंडो चाइना जो विवाद है उससे संबंधित चीज़ों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया था। उम्मीद है कि वो वीडियो मानचित्रों के और सैटेलाइट चित्रों के माध्यम से जो था आपको समझ आया होगा। और फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका मैं वॉल्यूम 2 लेके आपके सामने जल्दी ही आऊँगा। आज मैं एक नया वीडियो लेके आपके सामने आया हूं और यह है कि भारत और नेपाल संबंध। आपको पता है कि 18 जून 2020 को यानी परसों के दिन क्या हुआ कि नेपाल ने अपने उच्च सदन में एक बिल पारित किया और उसके माध्यम से नेपाल के नए नक्शे को मान्यता प्राप्त हो गई। और ये जो नेपाल का नया नक्शा था दोस्तों, इसमें यह था कि उत्तराखंड और नेपाल की हमारी जो सीमा है उस पर एक स्थान पड़ता है जो बहुत ही फेमस हो रहा है आजकल, जिसका नाम है काला पानी। तो ये काला पानी स्थान को नेपाल ने अपना माना है और खुद के नक्शे में इसको दिखाया है, जिसको लेकर भारत सरकार ने अपना विरोध दर्ज कराया है। तो समझेंगे आज ये पूरा विवाद क्या है, इसको मैप के माध्यम से भी समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको एकदम सटीक चीजें ध्यान आ जाए। और नेपाल के संदर्भ में जो भी कुछ पिछली विरासत है या नेपाल का भारत से जो संबंध है या कुछ पुराने फैक्ट हैं और कई लेटेस्ट फैक्ट हैं, उनको जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आपको मैं सबसे पहले बता दूं, एक आज मैं संधि समझाने वाला हूं, आपको मैप के माध्यम से समझाऊंगा। सुगौली की संधि सन 1816 के अंदर एक संधि का अनुमोदन हुआ था जो ब्रिटिश शासकों यानी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी थी और नेपाल के राजाओं के मध्य हुई थी। और इसको लेकर एक महानदी, महाकाली नदी होती है जिसको हम काली नदी भी कहते हैं, वो सीमा का निर्धारण करती थी भारत और नेपाल के बीच में। क्योंकि दोनों देश का उस नदी के उद्गम को लेकर अलग अलग मत है और इस मत के कारण ही सीमा का थोड़ा सा विवाद है। नेपाल हमारा मित्र देश है, परंतु इस विवाद को हम बहुत ही जल्दी और बिल्कुल सामान्य बातचीत के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा पूरा का पूरा विश्वास है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो माना जाता है कि जब हमारा संविधान पूरे देश पर लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 की मैं बात कर रहा हूं, उस समय हमने क्या करा, नेपाल से एक मित्र संधि करी। नेपाल हमारा मित्र देश है और आपको पता है कि हमें किसी भी देश जाना हो, हमें सामान्यतः वीजा और पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। वीजा चाहिए किसी भी देश में जाने के लिए, परंतु नेपाल में जाने के लिए हमें किसी प्रकार का वीजा नहीं चाहिए। और साथ ही साथ जो नेपाल के नागरिक होते हैं वो भारत सरकार की जितनी भी राजकीय सेवाएं होती है यानी गवर्नमेंट जॉब्स होती है, उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं और परमानेंटली उसमें क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। हमारी भारतीय सेना में जो गोरखा रेजिमेंट होती है उसमें मोस्टली जो लोग होते हैं वो नेपाल के गोरखा समुदाय से संबंधित होते हैं। तो इस तरह आपको चीजों को ध्यान रखने का प्रयास करना है। दोस्तों, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि नेपाल एक राजतांत्रिक देश था। भारत में तो लोकतंत्र बन चुका था आजादी के साथ ही, परंतु जो नेपाल था वो एक राजतंत्र देश था और सन 1990 तक वहां पे राजतंत्र था। और राजतंत्र भी कैसा राजतंत्र, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आपके सामने बीच बीच में कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं चलते रहेंगे पीपीटी के माध्यम से, तो आप उन पे भी निगाह डाल सकते हैं। तो राजतंत्र था और कैसा राजतंत्र था, निरंकुश, यानी जो राजा होता था उसके खुद के नियम होते थे, अपने स्वयं के नियमों से खिलवाड़ कर सकता था और जनता से किसी भी तरह से भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जाती थी। माना जाता है कि 1990 में यह जो निरंकुश राजतंत्र था यह संवैधानिक राजतंत्र में चेंज हो गया। यानी है तो अभी भी राजशाही, ठीक है, पर उसको कोई नियमों का पालन करेगी, लोगों से समीक्षा करवाई जाएगी, मंत्री परिषद रखी जाएगी। और 1990 से ही एक आंदोलन शुरू हुआ नेपाल में जिसको हम कहते हैं माओवादी आंदोलन। भारत में आपने देखा है ना, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ऐसे कई राज्य हैं भारत के जो नक्सलवाद की समस्या से पीड़ित है। तो उन्हीं नक्सलवादियों का एक रूप हो गया जिसको हम क्या कहते हैं, माओवादी कहते हैं। और माओवादी जो थे उन्होंने एक आंदोलन चला दिया और इस कारण नेपाल में धीमे धीमे क्रांति आती गई। 2006 के आसपास नेपाल में महल में हत्याकांड हुआ था और उसके बाद पूरी तरह से नेपाल में राजतंत्र को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और वर्तमान में देखें तो नेपाल एक लोकतांत्रिक देश है जहां लोकतांत्रिक यानी लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार के द्वारा देश का शासन किया जाता है। तो इसलिए आपको थोड़े थोड़े छोटे छोटे फैक्ट समझने जरूरी हैं। अब आपने देखा होगा जब 2006 बाद नेपाल लोकतांत्रिक देश बना तो वहां कई दल होंगे।
तो नेपाल में कई दल हैं, जैसे संयुक्त मधेशी मोर्चा है, इसको मैं समझाऊंगा ये क्या है, एक नेपाली कांग्रेस है, एक वहां की नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी है और नेपाली मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है। तो यानी कहने का मतलब है जो नेपाल की दो मुख्य कम्युनिस्ट पार्टी है उनका हमेशा से जो झुकाव है वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ रहता है। तो जब ये दोनों पार्टियां नेपाल में सत्ता में आती है तो ये दोनों चीन से संबंध अच्छे करने का प्रयास करती है और भारत से संबंध नॉर्मल या समाप्त करने का प्रयास करती है। जबकि जो दो पार्टियां हैं, नेपाली कांग्रेस और संयुक्त मधेशी मोर्चा, ये दोनों पार्टियां भारत से संबंध अच्छे रखने का प्रयास करती है। हालांकि मैं आपको बता दूं, कोई भी पार्टी की सरकार बने, कोई भी प्रधानमंत्री हो, पर अपनी पहली औपचारिक यात्रा पे सदैव ही कहां आता है, भारत आता है, क्योंकि भारत आज भी नेपाल का मित्र देश है और नेपाल को कई मामलों में, व्यापार का मामला हो, वाणिज्य का मामला हो, शिक्षा का मामला हो, उसके साथ साथ खेलकूद का मामला हो, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का मामला हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मामला हो, हमने सभी तरह से हमेशा नेपाल को सपोर्ट किया है और नेपाल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमने उनको आर्थिक सहायताएं भी क्या की है, प्रदान की है। तो इसलिए हम दोनों देशों के संबंध प्राचीन काल से ही अच्छे माने जाते हैं। मैं कुछ आपको फैक्ट बताना चाहूंगा। जैसे पहले माना जाता था सन 2006 तक कि दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा है, नेपाल है, जबकि अब वर्तमान में नेपाल हिंदू राष्ट्र नहीं है, नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सभी धर्मों को वर्तमान में समान स्थान प्राप्त है। हालांकि जो बहुसंख्यक आबादी है वो आज भी आपकी कौन सी मानी जाती है, वहां पर हिंदू मानी जाती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू, काठ यानी लकड़ी, मांडू यानी भवन, यानी ऐसा क्षेत्र या ऐसा शहर जिसमें लकड़ी के बने हुए भवन हो, उसको हम क्या कहते हैं, काठमांडू। और काठमांडू में आपका प्रसिद्ध कौन सा मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर। तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पर भी भारत और नेपाल का संबंध है। पशुपतिनाथ जो मंदिर है नेपाल का, उस पशुपतिनाथ मंदिर में 4 मुख्य पुजारी माने जाते हैं, जिसमें से एक पुजारी भारत का होता है और ये जो चारों मुख्य पुजारी होते हैं इनको विशेष स्थान भारत में 2 जगह पर प्राप्त होता है। एक तो आपका उड़ीसा में जगन्नाथपुरी का मंदिर, जिसकी रथ यात्रा को लेकर विवाद चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के चलते हुए इस रथ यात्रा पर रोक लगा दी है, ठीक है। और दूसरा रामेश्वरम धाम, जहां पे ज्योतिर्लिंगों में से एक शिवलिंग है भगवान शिव का, और वहां इन 2 स्थान पर यानी पुरी और रामेश्वरम में जो काठमांडू पशुपतिनाथ के पुजारी होते हैं उन्हें विशेष स्थान प्राप्त होता है, विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा हिंदू धर्म या सनातन धर्म में गाय माता को पूजनीय माना जाता है। तो नेपाल ऐसा देश है जिसने अपने यहां का राष्ट्र पशु गाय को घोषित किया है। इसी प्रकार हमारे जो प्राचीन जो कुछ संप्रदाय हैं वो जो समय की कैलकुलेशन करते हैं वो विक्रमी संवत के आधार पर करते हैं। तो नेपाल का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो भी विक्रमी संवत पर क्या माना जाता है, आधारित माना जाता है। इसी तरह से दोस्तों मैंने आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप करके बताया। तो अब वर्तमान में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, कहां पर है, नेपाल में, और उसके प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली। तो केपी शर्मा ओली का वैसे तो झुकाव भारत से अच्छे संबंध है, पर लगातार चीन की जो चालबाजियां हैं उसकी वजह से नेपाल जो है वो चीन से ज्यादा अच्छे संबंध बनाने में लगा हुआ है और इसी कारण है कि भारत से उसके संबंध कुछ मात्रा में क्या हुए, खराब हुए। हालांकि अगर हम कनेक्टिविटी की बात करें तो भारत की नेपाल से कनेक्टिविटी बेस्ट है एज कंपेयर टू चाइना की कनेक्टिविटी, क्योंकि चाइना ने काठमांडू से लेकर तिब्बत की राजधानी लहासा तक एक लंबा रेल मार्ग बना दिया है और बहुत ज्यादा मात्रा में नेपाल को ऋण दिया है। और हाल ही में सामने आया है कि चाइनीज भाषा नेपाल के जिन विद्यालयों में पढ़ाई जाएगी उन टीचर्स की जो सैलरी है वो भी चाइना देगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा चाइना कूटनीतिक रूप में नेपाल को अपने साथ मिलाने पे लगा हुआ है। पर नेपाल जो है, मैं बता दूं आपको, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बफर स्टेट माना जाता है। बफर स्टेट या बफर देश वो होता है जो 2 बड़े देशों के बीच में स्थित होता है और उनको डायरेक्ट मिलने से रोकता है, उसको बफर देश कहते हैं। इसलिए उम्मीद है कि ये जो काला पानी वाला विवाद है ये आने, अभी जस्ट मैं इसी वीडियो में आपको मैप के माध्यम से समझाऊंगा, हम जल्दी ही इस विवाद को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आप जो आगे इसका जो दूसरा पार्ट है वो देखिए और उसको समझने का प्रयास करिए और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और मैं जल्दी से जल्दी उसको सुलझाने का प्रयास करूंगा। देखो दोस्तों, अब हम इसको नेपाल को डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये सामने आपको भारत और नेपाल सीमा दिखाई दे रही है। देखो ये आपका नेपाल और ये भारत, ठीक है। और भारत का यहाँ कौन सा राज्य आपको दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड। कौन सा राज्य है, उत्तराखंड।
मैं आपको बता दूं कि पहले इस राज्य को उत्तरांचल कहते थे और ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। और लगभग जैसे आपने देखा होगा सन 2000 में 3 राज्य अलग हुए थे। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, बिहार से झारखंड अलग हुआ था और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था। तो पहले इसको उत्तरांचल कहते थे, अब इसको उत्तराखंड कहते हैं। ठीक है, उत्तराखंड आपको पता है कि जो सीमा है ये पूरी की पूरी सीमा एक तो बना रहा था किससे, कौन से देश के साथ बना रहा था, चीन के साथ बना रहा था। और एक उत्तराखंड की सीमा कौन से देश के साथ स्पर्श करती है, नेपाल के साथ। ठीक है, आप इस मैप को ध्यान से देखो, आपको 3 स्थान दिखाई दे रही है। एक दिखाई दे रहा है आपको स्थान लंपियाधुरा, ठीक है, दूसरा स्थान आपको दिखाई दे रहा है काला पानी और तीसरा स्थान आपको दिखाई दे रहा है लिपुलेख। ठीक है, तो ये 3 स्थान ऐसे माने जाते हैं जो भारत और नेपाल की सीमा पर है और इसको लेकर जो मैंने आपको विवाद अभी बताऊंगा सुगौली की संधि से लेकर वर्तमान तक, वो लगातार जारी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको इनकी लोकेशन ध्यान रखनी है। देखो सबसे पश्चिम में, सबसे वेस्ट से हम ईस्ट की तरफ चलेंगे तो सबसे पश्चिम में आपका आएगा लिंपियाधुरा। लिंपियाधुरा से आगे की तरफ चलोगे तो फिर आपका आएगा काला पानी और काला पानी से भी आगे चलोगे तब आपका आएगा लिपुलेख। लिपुलेख एक दर्रा है और इस पहाड़ी दर्रा यानी बहुत सकड़े रास्ते के द्वारा हम आसानी से भारत से और इधर नेपाल बॉर्डर में क्या कर सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। वैसे जो लिपुलेख दर्रा है वो उससे होते हुए चीन का रास्ता भी जाता है। और यहीं उत्तराखंड में 2 दर्रे और हैं जिनका नाम है मानाला और नीतिला। प्रसिद्ध जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है, चूंकि पता है आपको अब मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत, क्योंकि ये क्षेत्र 1962 के बाद चीन ने हमारा 38,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र हथिया लिया था। तो ये जो दोनों तिब्बत वाले क्षेत्र में पड़ते हैं, मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत, तो कैलाश मानसरोवर यात्रा मानाला नीतिला से की जाती है और उसी के पास आपका कौन सा दर्रा स्थित है, लिपुलेख दर्रा स्थित माना जाता है। तो आपको 2 चीजें याद रखनी है, ये एक तो लिंपियाधुरा है, काला पानी और लिपुलेख। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको एक संधि बता देता हूं, उससे बारे में समझाऊंगा, तो वो आप पहले समझने की कोशिश करो। ठीक है, देखो यहां मैं आपको एक फैक्ट बता रहा हूं, इसको आप थोड़ा ध्यान से देखना। यह एक संधि है, सुगौली की संधि। पहले इस फैक्ट को पढ़ लो, फिर मैं आपको भारत के मैप से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। सुगौली की संधि फाइनली कब लागू हुई थी, 1816 में लागू हुई थी। यह संधि कौन से युद्ध के बाद लागू हुई थी, नेपाल आंग्ल ब्रिटिश युद्ध, यानी भारत पर उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के मध्य युद्ध हुआ था और इसमें नेपाल की पराजय हुई थी। और उसके बाद अंग्रेजों ने यानी ब्रिटिश या आंग्ल लोगों ने जो नेपाल के लोग थे उनसे कौन सी संधि करी थी, सुगौली की संधि करी थी। इसके अंतर्गत गढ़वाल कुमाऊं, ये गढ़वाल और कुमाऊं दोनों उत्तराखंड में आते हैं, तराई यूपी और बिहार में आता है, सिक्किम भारत का राज्य आपको पता है। ये पूरा क्षेत्र नेपाल के राजाओं ने ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस से सौंप दिया। साथ ही साथ गोरखा रेजिमेंट, आपको पता है भारतीय सेना में गोरखा रेजिमेंट होती है जिसमें नेपाली सैनिक होते हैं, तो गोरखा रेजिमेंट की ब्रिटिश सेना में जो तैनाती थी वो कंपलसरी कर दी गई। और साथ ही जो महाकाली या काली नदी है, जिसको कई लोग शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं, नेपाल की तरफ से भी आई भी मानते हैं, उस नदी के बाईं ओर नेपाल की वर्तमान सीमा मानी गई। और इसी को लेकर वर्तमान में जो विवाद चल रहा है वो कौन सा विवाद है, काला पानी विवाद है। तो देखो इसको भारत के मैप से समझने की कोशिश करते हैं, वहां मैं आपको सारी चीजें एक एक करके क्लियर कर दूंगा। ठीक है, देखो ये देखो इस मैप में आपको एक जगह दिखाई दे रही है, देखो इस तरह से, यहां पर इसको ध्यान से देखिए। यह आपको जो देश दिखाई दे रहा है ये नेपाल है और इधर भारत का कौन सा राज्य है, उत्तराखंड है। और यहां पर ये स्थान है जिसको हम क्या कहते हैं, काला पानी कहते हैं। और काला पानी पर नेपाल अपना अधिकार दिखाता है और चूंकि भारत अपना दिखाता है, इन दोनों के मध्य विवाद है, पर कोई इतना बड़ा विवाद नहीं है। हालांकि अभी वर्तमान में एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है नेपाल में, इसलिए उनका जो झुकाव है वो चीन की तरफ रहता है और इस झुकाव के कारण ही भारत पर प्रेशर बनाने का एक प्रयास है। पर यह एक बहुत छोटा सा मुद्दा है जिसको बातचीत के माध्यम से सुलझा लिया जाएगा। तो आइए हम कोशिश करते हैं इसको समझने की। देखिए ये वही आपके सामने मैं वापस से इंडिया का मैप लेके आता हूं और सीधे मैं इसमें आपको नेपाल बॉर्डर पे पहुंचते हैं हम। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये देखिए कि नेपाल से भारत के कितने राज्य स्पर्श करते हैं।
कितने स्टेट भारत के ऐसे हैं जो नेपाल की सीमा पर स्थित है? तो देखो नेपाल की सीमा पर स्थित जो भारत का पहला राज्य हो गया वो कौन सा हो गया? उत्तराखंड। अच्छा, नेपाल से बॉर्डर बनाने वाला जो दूसरा राज्य हो गया वो कौन सा हो गया? भाई पहला राज्य तो आपको मैंने कौन सा बताया? उत्तराखंड। दूसरा राज्य मैंने आपको कौन सा बताया? उत्तर प्रदेश। देखो नेपाल से सीमा बनाने वाला तीसरा राज्य कौन सा दिख रहा है आपको? बिहार दिख रहा है। ये ग्रीन कलर का देखिए, नेपाल से सीमा बनाने वाला जो चौथा राज्य है वो है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। और फिर उसके बाद देखो भारत का छोटा सा राज्य है, पांचवा राज्य कौन सा है? सिक्किम है। और ये सिक्किम नेपाल से सीमा बना रहा है। तो एक तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है कि नेपाल से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से। और यहां से आपको एक चीज और पता करनी है, आपको क्लियर दिख रहा है कि नेपाल के उत्तर में सिक्किम है, नेपाल के पश्चिम में उत्तराखंड है, नेपाल के अगर दक्षिण दिशा में आएंगे तो यूपी और बिहार है। और यहां इस मैप से आपको एक चीज और क्लियर पता चल रही है कि नेपाल से सबसे ज्यादा सीमा बनाने वाला जो राज्य है वो कौन सा माना जाता है? उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के बाद कौन सा माना जाता है? बिहार माना जाता है। क्लियर है दोस्तों यहां तक? अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं जो हमारा काला पानी वाला मुद्दा है। उसके लिए मैं इस मैप को थोड़ा सा आपको नेपाल जो सीमा है वहां से इसको दिखाने की क्या करूंगा? कोशिश करूंगा। देखो मैं एक पॉइंट लोकेट कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखना। देखो ये मैंने जो रेड कलर का डॉट लगाया है ये स्थान है, इस स्थान को हम क्या कहते हैं? काला पानी। क्या कहते हैं इसको? काला पानी कहते हैं। और सारा विवाद इसी स्थान को लेके है, चूंकि भारत इसे अपना हिस्सा मानता है और नेपाल ने हाल ही में मतलब 18 जून को अपने उच्च सदन में परमानेंटली नेपाल का नया नक्शा पास कर दिया। और नए नक्शे के आधार पे काला पानी को और जो दो मैंने इसका आपको स्थान बताए थे लिम्पियाधुरा और लिपुलेख, उन दोनों को नेपाल ने अपने नए नक्शे पे प्रदर्शित किया है। तो इस चीज को लेकर ही ये विवाद है और ये सब चीन की शह पर हो रहा है। तो आपको ये चीज थोड़ा सा ढंग से समझने की कोशिश करनी है। मैं आपको पूरी सुगौली की संधि समझाता हूं। देखो ध्यान से देखना, आपको यहां नेपाल की सीमा दिख रही है। देखो नेपाल पूरा दिख रहा है, इसको मैं डॉटेड करके दिखा देता हूं। माना जाता है कि सन जब 1800 ईस्वी शुरू हुई थी तो तब यहां के जो शासक थे वो गोरखा शासक माने जाते थे। और गोरखा शासक क्या करते थे कि बहुत अधिक शक्तिशाली हो गए और उन्होंने नेपाल के अतिरिक्त अन्य देशों में भी अपना साम्राज्य फैलाना शुरू कर दिया। तो देखो यहां गोरखा शासकों ने उत्तराखंड जो वर्तमान है इसके कुछ हिस्से पे कब्जा कर लिया। फिर इन नेपाली शासकों ने ये जो उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ हिस्से पे कब्जा कर लिया। फिर इन नेपाली शासकों ने सिक्किम पे कब्जा कर लिया और नेपाल का जो साम्राज्य था वो क्या कर दिया? बढ़ा दिया। भारत पर इस समय ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स में भी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो चिंता में आ गई और उनका नेपाल और जो ब्रिटिश सरकार थी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी मानेंगे, उनके बीच युद्ध हुआ। और ये युद्ध 2 साल तक चला, 1814 से लेकर 1816 तक 2 साल ये युद्ध चला। और चूंकि जो ब्रिटिश लोग थे उनकी सेना अच्छी थी, सेना बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग वाली थी, उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे और इस आधार पर ब्रिटिश सेना जीत गई। नेपाल के राजा की हार हुई और इसके अंतर्गत एक संधि हुई। उस संधि को हम क्या कहते हैं? सुगौली की संधि के नाम से जानते हैं। यह संधि प्रकाश में कब आई? 1816 में आई। तो देखो आपको ध्यान रखना है, ये वाला जो क्षेत्र है, देखो ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, इसको कुमाऊं और गढ़वाल कहते हैं। ये नेपाल और बिहार वाला जो सीमावर्ती क्षेत्र है नेपाल के साथ, यूपी बिहार वाला, इसको तराई कहते हैं। और इधर जो आपका ये पूरा का पूरा कौन सा क्षेत्र हो गया? सिक्किम वाला हो गया। तो ये तीनों क्षेत्र 1, 2 और ये 3, ये तीनों के तीनों क्षेत्र जो नेपाल के राजा थे, उस नेपाल के राजा ने ये तीनों क्षेत्र ब्रिटिशर्स को सौंप दिए और इस संधि को बोला जाता है सुगौली की संधि। और नेपाल की सीमा क्या कर दी गई? तय कर दी गई। अब क्या तय कर दी गई? यहां ध्यान से देखना, यही मैंने आपको जगह बताई थी। इस जगह को हमने क्या बोला था? काला पानी क्या था? यहां से एक नदी बहते हुए आती है। देखो एक नदी मैं बना रहा हूं, ये इस तरह से एक नदी आती है। इस नदी को कहते हैं महाकाली नदी। जनरली इसको अगर महाकाली नहीं बोलेंगे तो इसको काली नदी के नाम से भी जानते हैं। ये सीमा बना दी गई, यानी इस नदी का देखो ये तो हो गया दायां, इस तरफ तो इस नदी का हो गया दायां और इस तरफ इस नदी का हो गया बायां। तो माना गया कि जो काली नदी होगी उसका पूरा का पूरा ये बाईं तरफ का हिस्सा क्या होगा? नेपाल होगा और नेपाल की सीमाओं का डिवाइडेशन कर दिया गया।
अब मैं आपको यही चीज मैप से बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो आप नेपाल का जो मेन मैप है उसको थोड़ा देखने की कोशिश करना, उससे फटाफट आपको ये चीज पूरी क्लियर एकदम हो जाएगी। देखो ये वाला मैप मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। यहां पर जो नदी का नाम बताया था मैंने, उस नदी का नाम क्या था? काली नदी। और इसी नदी को जनरली बोल सकते हैं महाकाली नदी, इसको शारदा नदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये बोला गया कि जहां से भी ये महाकाली नदी बहेगी उसका जो बायां तरफ होगा, लेफ्ट साइड होगा, वो पूरा का पूरा क्या होगा? नेपाल होगा। अब समस्या सबसे बड़ी क्या है, आप समझने की कोशिश करना। जो महाकाली नदी है, मैं आपको देखो ब्लैंक स्पेस में समझाता हूं। ये महाकाली नदी है, माना जाता है कि एक महाकाली की धारा इस तरह से आती है, एक महाकाली की धारा ये इस तरह से आती है, और एक महाकाली की धारा ये इस तरह से आती है। भारत मानता है, देखो ये स्थान जो है इसको मैं लिख देता हूं, ये स्थान कौन सा है? लिपुलेख है, ठीक है। अच्छा, दूसरे स्थान की बात करेंगे, ये जो स्थान है सेकंड वाला, ये कौन सा स्थान है? काला पानी है। और ये तीसरा वाला स्थान है, मैंने इसको लिखा था लंबिया धूरा, लंबिया धूरा। ये 3 स्थान है। अब हम बात करेंगे कि जो भारत है, भारत मानता है कि महाकाली का जो उद्गम स्थान है वो कौन सा है? लिपुलेख है। ये तो कौन मानता है? भारत मानता है। इसलिए भारत कहता है ये पूरी की पूरी जो लिपुलेख दर्रे से महाकाली नदी निकल रही है, इसके बाद ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है वो किसका है? भारत का है। जबकि नेपाल कहता है, अगर नेपाल की माने तो नेपाल बोलता है कि जो महाकाली नदी है, ये महाकाली नदी जो है ये निकलती है कहां से? लंबिया धूरा से निकलती है, इसलिए पूरा क्षेत्र हमारा है। देखो मैप से समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। भारत तो मानता है कि महाकाली नदी कहां से निकलती है? लिपुलेख से निकलती है, इसलिए लिपुलेख के पास ये जो पूरा क्षेत्र है ये भारत का है, ठीक है। जबकि नेपाल मानता है कि महाकाली जो नदी है वो कहां से निकलती है? लंबिया धूरा से निकलती है, इसलिए ये जो पूरा क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्र किसके अंतर्गत आता है? नेपाल। तो केवल उद्गम स्थल की विवाद को लेकर ये पूरा विवाद है, जो बहुत बड़ा विवाद इसे नहीं कह सकता। हालांकि नेपाल ने चीन की शय पर इसको अपने नक्शे में दिखा दिया है, तब भी उम्मीद है, चूंकि नेपाल भारत का मित्र देश है, सीमाओं बिल्कुल ओपन सीमा है, किसी तरह के वीजा या पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए हम मान सकते हैं कि ये विवाद बहुत बड़ा नहीं है और इसे जल्दी ही क्या कर लिया जाएगा? सुलझा लिया जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा क्या रखना है? ध्यान रखना है। इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहता हूं। देखो क्या है कि इस तरह से अगर इस मैप को आप देखोगे तो देखो नेपाल की सीमा एक तो स्पर्श करती है किससे? चाइना से स्पर्श करती है। नेपाल की सीमा किससे स्पर्श करती है? ये चीन से स्पर्श करती है। अब चीन चाहता है कि नेपाल जो है उसका झुकाव किस तरफ रहे? चीन की तरफ रहे, जबकि नेपाल किसका मित्र देश रहा है? भारत का रहा है। और नेपाल का जो कुल व्यापार होता है उसका विदेशी व्यापार का लगभग 68% किसके माध्यम से होता है? भारत के माध्यम से होता है। इसी तरह हम इसी चीज को भारत के मैप पर देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहां पर ध्यान से देखना, नेपाल के लिए जो समुद्री बंदरगाह का काम करता है वो पश्चिमी बंगाल का एक बंदरगाह है, बहुत ही फेमस जगह है, इसका नाम आपको सबको पता होगा, कोलकाता। तो कोलकाता बंदरगाह ही समुद्री बंदरगाह का काम किसके लिए करता है? नेपाल के लिए करता है। इसी तरह नीचे आते हैं हम, तो नीचे आपने देखा होगा यहीं पर आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह है, इसको हम कहते हैं विशाखापट्टनम। तो जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है वो भी नेपाल के लिए खोल दिया गया है, यानी नेपाल के लिए जो भी समुद्री व्यापार होगा वो विशाखापट्टनम से भी होगा। तो हमने नेपाल को काफी सपोर्ट किया है। पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि नेपाल में इस समय जो सरकार है वो कम्युनिस्ट की सरकार है और इसके प्रधानमंत्री हैं केपी शर्मा ओली, और उनका झुकाव कहां है? नेपाल की तरफ है, और नेपाल से उनको फंडिंग मिलती है। आपने देखा होगा कि नेपाल के पोखरा में जो हवाई अड्डा है, या नेपाल की राजधानी कौन सी है? काठमांडू, और काठमांडू से तिब्बत की राजधानी लहासा तक एक रेल लाइन चीन ने बनवाई है। इसलिए चीन उन पर मनोवैज्ञानिक दबाव डालने की कोशिश करता है और इस प्रकार विवाद पैदा करना चाहता है जिससे भारत और नेपाल के संबंध बिगड़े, जबकि इसको सामान्य बातचीत के माध्यम से सुलझा लिया जाएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियो लेकर ही हम आपके सामने लगातार आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।